आज मैं उन बच्चों के लिए मैं कवायद डाल रहा हूँ जो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां क्लास में हैं। वो इसको देखें और कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी कवायद के इस सबक से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें इशारा और उसकी किस्में। इसमें इशारा और उसकी किस्में। इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा यानी पहले तारीफ को सुनने से पहले ये समझिए कि आप किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी बात को कहने के लिए जब उंगली उठाकर किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, जब उस चीज़ को बतलाते हैं तो उसे इशारा कहते हैं। आँख से भी इशारा होता है, हाथ से भी इशारा होता है, चेहरा उस तरफ करने से भी इशारा होता है। इसी को ही इशारा कहते हैं। तो इशारा की अब तारीफ़ को सुनिए। इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए किसी चीज़, किसी शख्स या किसी जगह की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वह आदमी, यह अलमारी। इसमें इशारा की दो किस्में हैं। यानी यह वह जो कहते हैं आप, तो ये हुआ इसमें इशारा। लफ्ज़ के एतबार से यह वह हुआ इसमें इशारा, इसलिए कि आप इसी यह और वह के ज़रिए आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और यही इसमें इशारा हुआ। किसी चीज़ को आप बताते हैं, है कि नहीं, तो ये इसमें इशारा हुआ। इसमें इशारा की दो किस्में हैं। एक इसमें इशारा करीब और दूसरी इसमें इशारा बईद। यानी यह वह दो लफ्ज़ है। उसी तरीके से इन उन, यह सब वह सब, ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं ये अल्फाज इसमें इसमें इशारा के अल्फाज हैं। और अब इसमें इशारा के जो क्लासिफिकेशन किया, यानी कि इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद, इन अल्फाजों में से दो हिस्से में इनको बांटा। कुछ को इसमें इशारा करीब में रखा और कुछ को इसमें इशारा बाईद में रखा। तब इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद को समझिए। इसमें इशारा करीब वो इसमें इशारा है जिससे नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। यानी कि दो चीज़ें होती हैं नज़दीक, करीब में और कुछ दूर पर। दो चीज़ें ना, जो करीब में हो और दूर में हो। तो करीब वाले को कहते हैं इसमें इशारा करीब, और इसके लिए हम इसमें इशारा जो इस्तेमाल करते हैं यह कलम, यह सब किताबें। पता चल रहा है कि यह करीब में है, ये दूर में नहीं है, ये नज़दीक में है। उसके बाद में है इसमें इशारा बईद। लफ्ज़ बईद के मानी होते हैं दूर। बईद माने दूर। तो इसमें इशारा बईद वह इसमें इशारा है जिससे दूर की चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। दूर की चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वह दुकान, वह सब दवात, वह किताब। वह हम दूर के लिए बोलते हैं, यह हम नज़दीक के लिए। तो यही हुए इसमें इशारा। इसमें इशारा है ना करीब और इसमें इशारा बईद। अब हम चलते हैं इसमें मारफा की किस्म माहूद। तो माहूद की दो किस्में हैं। माहूद की दो किस्में हैं, माहूद ज़हनी और माहूद ख़ारजी। माहूद ज़हनी, ये माहूद ज़हनी हिंदी में नहीं है, ये हिंदी में नहीं है। और इसमें इशारा जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, हिंदी में ये आता है सर्वनाम में। ये सर्वनाम के किस्मों में आता है। इसमें इशारा बोल करके स्पेशली हिंदी में नहीं है, सर्वनाम में ही है ये। और माहूद इसके लिए हिंदी में कुछ नहीं है, ये उर्दू का अपना स्पेशल फ़न है जो फ़ारसी और अरबी से इधर आया है। तो माहूद की दो किस्में आपने ज़हनी समझा और ख़ारजी समझा। ज़हन का मानी आप जानते हैं, ज़हन माने दिमाग। ज़हन माने दिमाग, माइंड। ज़हन माने दिमाग और माइंड। और ख़ारजी का मतलब आप जानते हैं, बाहरी। ख़ारजी का मतलब होता है बाहरी। तो अब आप इसको देखिए,
माहूद ज़हनी वो इसमें मारफा है जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के दिमाग में मुकर्रर हो। जैसे एक आदमी बात कर रहा है और एक आदमी मुखातब है, एक मुतकल्लिम है एक मुखातब है, यानी कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है। यानी यहाँ दो आदमी है, एक बोलने वाला एक सुनने वाला, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने वाला एक होता है, सुनने वाले बहुत होते हैं। तो बोलने और सुनने वाले ये दो जो तबका के लोग हैं, तो उसके इसमें देखिए वो तारीफ में क्या बता रहे हैं। माहूद ज़ैनी वो इसमें मारफा है जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के दिमाग में मुकर्रर हो, जैसे दोस्त आया, और दोस्त से मुराद ज़ैद है। यानी कि बोलने वाला मुतकल्लिम ये कह रहा है कि दोस्त आया, और सुनने वाला भी सुन रहा है कि हाँ दोस्त आया। लेकिन दोस्त जिसको कह रहे हैं, ये मुतकल्लिम भी बोलने वाला भी ये जान रहा है कि दोस्त अहमद ही है, दोस्त जैद ही है, दोस्त का नाम जैद है। और सुनने वाला मुखातब भी जान रहा है कि दोस्त जैद ही है। तो सुनने वाला और जानने वाला लफ्ज़ दोस्त कह करके मुराद ले रहे हैं किसको? जैद को। तो आप जानते हैं कि जब किसी आदमी का नाम होगा तो मारफा होगा ही, जब आदमी का नाम होगा तो मारफा होगा। लेकिन यहाँ बोलने के लिए तो जो दोस्त बोल रहे हैं, मकसूद दोस्त बोलना दोस्त है, अल्फाज लफ्ज़ जो है दोस्त है, लेकिन मुराद इससे जैद है। तो मुराद जिससे लेते हैं वही इसमें मारफा है। तो ये हुआ माहूद ज़ैनी, जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के दिमाग में यह चीज़ मुकर्रर है, पहले से दोनों जान रहे हैं। तो ये माहूद ज़ैनी हो गया। और देखिए माहूद खारजी, वह इसमें मारफा है जो बोलने और सुनने वाले के अलावा, सुन रहे हैं, बोलने वाले और सुनने वाले, यहाँ दोनों, ऊपर आपने देखा दोनों और यहाँ भी देख रहे हैं दोनों। लेकिन देखिए आगे क्या इसमें ज़्यादा हो जा रहा है। वह इसमें मारफा है माहूद खारजी, वह इसमें मारफा है जो बोलने और सुनने वाले के अलावा आवाम के जहन में भी मुकर्रर हो। यानी मुखातब तो समझिए रहा है, मुतकल्लिम जानिए रहा है, इसके अलावा लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए कि हम कहते हैं बापू, बापू हमारे राष्ट्रपिता थे, तो बापू हम कह रहे हैं, बापू हम कह रहे हैं, तो बापू हम कहने वाले हम भी जान रहे हैं, मेरा सुनने वाला एक आदमी बैठा हुआ है वो भी जान रहा है। लेकिन कुछ लोग और भी अलग जो बैठे हुए थे वो भी सुन रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि बापू महात्मा गांधी वो कहते हैं। तो यानी आवाम के भी जहन में ये बात बैठा हुआ है कि बापू से मुराद महात्मा गांधी हैं। उसी तरीके से कहते हैं रूहुल्लाह, जब कोई मौलाना तकरीर करते हैं तो कहते हैं रूहुल्लाह। रूहुल्लाह, रूहुल्लाह अपने कौम को, अपनी उम्मत को अल्लाह की बात बताई। तो रूहुल्लाह जब कहते हैं तो जो पढ़े लिखे तबका के लोग होते हैं उनके मुखातब में वो भी समझते हैं, जैसे स्टेट में बैठे हुए कोई आलिम हो वो भी समझते हैं रूहुल्लाह कौन है, और आवाम जो नीचे बैठी हुई है वो आवाम भी समझती है। यानी रूहुल्लाह से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। और उसी तरीके से है कलीमुल्लाह, तो बोलने वाला भी मुकर्रिर भी यह जान रहा है कलीमुल्लाह किसको कहते हैं, तो वो कलीमुल्लाह बोल रहे हैं। उनके नज़दीक साथ बैठने वाले मौलाना भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, और प्लस पब्लिक भी समझ रही है कि कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बापू महात्मा गांधी को, रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो ये हुआ माहूद खारजी, और ऊपर आपने देख लिया है माहूद ज़हनी। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लोकनायक, जैसे लोकनायक कहते हैं किनको? जयप्रकाश नारायण को। तो बोलने वाला भी लोकनायक कह रहा है, सुनने वाला भी लोकनायक समझ रहा है, और देश भारत के लोग भी लोकनायक कहने से समझ आ रहा है जयप्रकाश नारायण को। तो ये हुआ माहूद खारजी, है ना। अब उसके बाद रह गया है मुनादा और हरफ निदा। मुनादा और हरफ निदा, तो मुनादा को समझिए और निदा को समझिए, है ना। वह इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए। गौर कीजिएगा, ए भाई कहते हैं, ए दोस्त आवाज़ लगाते हैं, ओ बाबू, तो पुकार रहे हैं दोस्त को, पुकार रहे हैं बाबू को, पुकार रहे हैं भाई को। तो यही जिसको पुकारा जा रहा है
ये जो लोग हैं यही हो गए मुनादा। वह इसमें मारफा है, मुनादा वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे ए जैद, इसमें जैद मुनादा है। और निदा, निदा के मानी होते हैं आवाज़, निदा के मानी होते हैं आवाज़। वो हर्फ है जिसके ज़रिए पुकारा जाए, जैसे ए जैद, ए जो है निदा है, ए जैद। ओ लड़के, ओ भी कह के पुकारते हैं, ये भी निदा है। ए और ओ यही हर्फ निदा है, ओ और ए हर्फ निदा है। और अरबी में या, हिंदी में हे राम, और ये क्या कहते हैं, हिंदी में देखा और अरबी में देखा या अल्लाह, है ना। तो पुकारा जाए जिसके ज़रिए, उसी लफ्ज़ को हर्फ निदा कहते हैं, जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं, है ना। तो इसमें जुमला को पुकारने के लिए ए जैद, ए भाई, तो ये हर्फ नदा और मुनादा का ये मिश्रण है। तो आप हर्फ नदा और मुनादा को समझ लिया। और फिर कहीं परेशानी हो तो फिर अगला क्लास को भी देखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। और एक मैं गुज़श्ता साल भी कहा था, और मेरे किसी और वीडियो को भी आप देखे होंगे, तो उसमें आप ने सुना होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप 12वीं जमात में आ गए हैं, कोई 10वीं जमात में आ गया है, कोई 9वीं जमात में आया है, कोई 8वीं जमात में आया है। तो अगर बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे फिर एक गुजारिश करूँगा कि आप एक वरक़ उर्दू रोज़ाना किताब से देख करके लिखिए। ये रोज़ाना का मामूल बनाइए, एक वरक़ उर्दू किताब से देख करके लिखिए। और फिर ये है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं तो मेरी तहरीर को देख रहे हैं, मेरी तहरीर को देखिए, और उसमें अपनी तहरीर को संवारने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, उम्दा लिखने के लिए कौन चीज़ कैसे लिखी गई है, कौन हर्फ कैसे बनाया गया है, कौन लफ्ज़ कैसे लिखा गया है, इस पर गौर कीजिए। यानी गौर से उसे देखिए, गौर से देखिएगा ना तो आपके जहन में वो बैठेगा। और फिर जब आप लिखने के लिए बैठिएगा तो उसको ध्यान से वैसा ही आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका हरफ आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। और ये भी जान लीजिए, दो रोज़ 4 रोज़ के लिख लेने से आपकी तहरीर खूबसूरत नहीं होगी। आपको इसके लिए मुसलसल कोशिश करना पड़ेगा, आपको बराबर लिखते रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी तहरीर संवर जाएगी, सुधर जाएगी। और फिर ये मैं आपको बताऊं कि ये उर्दू देख करके लिखने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी यह होगी कि उर्दू के जो सही अल्फाज हैं वो उसका तलफ़ुज़ आपके ज़हन में बैठेगा कि कहाँ पे जो होगा, कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे ये नहीं होगा, इस चीज़ को आप समझिएगा। दूसरी बात है कि आपकी तहरीर खूबसूरत होगी। तीसरी बात यह है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप लिखने के मामले में आप तेज़ी होगी और आप ये लिखेंगे। यानी कि तहरीरी जो क़ुव्वत है, तहरीरी जो सलाहियत है, उसको बढ़ाने के लिए आपको एक वरक़ उर्दू डेली रोज़ाना देख करके लिखना होगा। फिर आपसे हम अगले क्लास में मुलाकात करेंगे। जो इजाफ़त कहा था आपको बताने के लिए, वो अगले क्लास में हम इजाफ़त के अक़साम और इजाफ़त ये आपको बताएंगे। और फिर सुनिए, मैंने इन साल से हिंदी 10वां क्लास के लिए कुछ पॉइंट्स, उसके सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर को भी मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने शुरू कर दिया हूँ। आप जो बच्चे हों 10वां क्लास के, नन हिंदी लेने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, वो हमारे चैनल पर आएंगे और उस 10वां की हिंदी को भी देखेंगे और उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और बहुत फ़ायदा होगा, थोड़ा फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा होगा। मैंने ये जो पॉइंट्स डाले हैं ये वो नया नहीं, बल्कि मैं इसको तो जब से हिंदी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। और हमारे बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम में हिंदी और उर्दू में 5 से 7, मतलब समझिए कि 3 नंबर से 7 नंबर तक का फ़र्क रहता है। उर्दू ज़्यादा नंबर लाती है और हिंदी थोड़ी सी कम लाती है। 2 नंबर कम रहे हिंदी में और उर्दू में 5 नंबर ज़्यादा रहे। और इस तरीके से आप हिंदी उर्दू सबकी तहरीर बनाने की कोशिश कीजिएगा, सबकी लिखावट को खूबसूरत बनाइए। ये बहुत बड़ा कमाल है। नंबर एग्ज़ाम में अधिक लाने के लिए साफ़ सुथरा लिखावट का होना ज़रूरी है। तो मैं इन सारी बातों को आपको पेश कर दिया। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और आइंदा भी फिर ध्यान दीजिएगा। और फिर आइंदा मैं आपसे मुलाकात करूँगा।